हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.64 जिसमें वो कह रहे हैं यूज़ कीजिए नोडल एनालिसिस टेक्निक का टू डिटरमाइन नोड वोल्टेजेस। मेरे ख्याल में ये बस आपको ना मैंने देखा है इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके लिए तकरीबन हमें एक दूसरे रजिस्टर का साथ लेना पड़ा, बिकॉज़ ये इतना यार लंबा लंबा क्वेश्चन है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम कंसिडर करते हैं बाइनरी नोड को, काम खराब हो जाता है कि ये क्यों नहीं बुक वाला समझता। बुक वाला खुद से हमें नोड आइडेंटिफाई करके दिए जा रहा है और बाइनरी नोड उस बंदे ने कंसीडर करके हमारा दिमाग ख़राब कर दिया हुआ है। ठीक है जी, मैं आपके सामने अब यार अपना गिला शिकवा ज़ाहिर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे शुक्र है उस रब का कि उसने इस इतनी अकल दिखाई है कि यहाँ पे बुक वाले ने क्वेश्चन में जो नोड आइडेंटिफाई खुद से करके दिए हैं, जिनके बारे में वो कह के फाइंड करके दो, वो सारे हायर और सरफेस नोड्स हैं। ठीक है जी, बाइनरी नोड की अब मैं आपको बताता हूँ पहचान क्या होती है। बच्चों, नोड्स असल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। ठीक है जी, जो जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो वो कहलाता है बाइनरी नोड। और जैसा कि आपने मेरी ज़ुबान से सुना है कि कभी कंसिडर ना करो बाइनरी नोड को। कसम से यार, कंडीशन ही इतनी मुश्किल बना देता है वो क्वेश्चन की कि बंदे का दिमाग ख़राब होने लग पड़ता है। और आपने कंसीडर करना है तो हायर नोड को कंसीडर करो और सरफेस नोड को कंसीडर करो। हायर नोड वो नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, और सरफेस नोड वो नोड है जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच है। और एक नोड को आपने ग्राउंड भी ज़रूर करना होता है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड नहीं करोगे तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे आपके घर में जब वायरिंग की जाती है तो एक ब्लैक कलर की वायर ओवरऑल हर कमरे में जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल, दैट इज़ ग्राउंड। ठीक है जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा। इस मैं क्यों कह रहा था इसने इस दफ़ा मुझे ठीक ही रहने दिया क्वेश्चन का काम, क्योंकि इसने देखें यहाँ पे जो नोट कंसीडर किया वहाँ पे 4 वायर्स अटैच हो रही हैं 4 चीज़ों की, एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक इस करंट सोर्स की, एक इस करंट सोर्स की और एक इस रजिस्टर की। तो ये एक सरफेस नोड है। इसी तरह से ये भी एक सरफेस नोड है। देखें 4 चीज़ों की वायर अटैच है, 3 रजिस्टर हैं और एक ये करंट सोर्स है, सॉरी वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे भी वही चक्कर है, ये भी एक सरफेस नोड है और ये एक हायर नोड है। यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है और उसके बाद ये नीचे इसने एक नोड बनाया हुआ है, ये पूरा होल सरफेस नोड है। बच्चों, ये आपको बाउंड्री ना इसने असल में ड्रा नहीं करके दी हुई, ये आपके असल में माइंड की गेम होती है। ये जो बाउंड्री में ड्रा करो ना, ये आपके माइंड में ड्रा होनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए ये पूरे का पूरा इतनी सतह तक एक ही नोड है जिसको उसने ग्राउंड किया, क्योंकि अगर वो ग्राउंड ना करता तो आपके सर्किट के अंदर करंट ही ना फ्लो कर पाता, और इस ग्राउंड का मतलब होता है असल में 0 वोल्ट। तो ये उसने असल में सारा काम किया हुआ है। आप देखें, आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी, देखें बाइनरी नोड उसने कंसीडर नहीं किया, तो मुझे इसीलिए खुशी हो रही है कि क्वेश्चन आसान रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना होता है बच्चों, नोड्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपने असल में अगर आपके सर्किट के अंदर क्या है जी कि कहीं पे, यानी कि अगर या तो डिपेंडेंट सोर्स अगर सर्किट के अंदर मौजूद है तो पहले डिपेंडेंट सोर्स जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं उनकी इक्वेशन बना लें। तो देखें यहाँ पे असल में ना जो डायमंड शेप में होते हैं ना सोर्सेज, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो ये डायमंड शेप में है और इसकी इक्वेशन से भी आपको पता चल रहा है, ये 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स लिखा हुआ है, ये वी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे इसका पहले ना इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कहाँ पे वी एक्स मैंशन है, ये यहाँ पे वी एक्स मैंशन है। तो देखो बच्चों, ये जो वी एक्स इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मेंशन है ना, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। जब दो नोड्स के दरमियान में अगर आपको देखने को मिले कि एक कंपोनेंट लगा हुआ है, यानी कि कोई रजिस्टर वगैरह लगा हुआ है या कोई चीज़ लगी हुई है जिसके क्रॉस कोई उसके वोल्टेज मेंशन है, तो जो उसके टर्मिनल दिए गए होंगे ना, उस तरह से उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब देखो, मैं वी एक्स की इक्वेशन लिखने लगा हूँ। जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल दिखाया जा रहा है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से इसकी एक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। देखें वी एक्स हमारे पास फिर इसका मतलब बराबर आ रहे हैं माइनस वी टू के। ठीक हो गया, हमने इसकी इक्वेशन बना ली। अब नेक्स्ट एक और डिपेंडेंट सोर्स देखने को मिल रहा है, ये आई एक्स वाला। अब ये आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें आई एक्स की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये देखें, ये आई एक्स की वो वायर है, यानी ये वो वायर है जिसमें आई एक्स करंट फ्लो करके ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये V4 में से निकलता है और V2 में जाके एंटर करता है। तो आपको पता है यहाँ पे हम कैसे करंट, यानी कि इसकी इक्वेशन लिखेंगे बाय यूजिंग लिविंग करंट फार्मूला। ये देखें, मैं ये यहाँ पे आपके सामने लिखने लगा हूँ, आई एक्स इज इक्वल टू। बच्चों, कहा जाता है लिविंग करंट फार्मूला कैसे लगता है, जिस नोड में से करंट लीव करके आ रही है ना, इस नोड में से लीव करके जा रही है ना, वो देखें उसकी डायरेक्शन बताती है। तो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखो, ये कहने का मतलब होता है पहले नंबर पे। और वो करंट आगे जाके जिस नोड के अंदर एंटर कर रही होगी, वो जाके एंटर कर रही है, देखें V2 के अंदर। तो V2 के अंदर एंटर कर रही है, डेट्स वाई आगे उसके वोल्टेज लिखो और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आ रही है उसको बटे में लिख दो। ये आपके पास इस तरह से लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लिखा जाता है।
तो ये मैंने आई एक्स का भी फार्मूला लिख दिया। देखें V4 में से निकली थी और V2 में एंटर हुई थी, तो V4 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बढ़े। अब आपने इतना काम तो कवर कर लिया कि डिपेंडेंट सोर्सेज का हाथा ख़त्म कर दिया। अब पीछे जो बचता है ना हाथा, वो हमारे पास बचता है सुपर नोड की टेक्निक का, क्योंकि यहाँ पे सुपर नोड भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों। जब दो नोड्स के सेंटर में वोल्टेज सोर्स आ जाता है ना नोडल एनालिसिस टेक्निक में, वहाँ पे सुपर नोड लगता है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, एक तो ये नोड 3 और ये नोड ग्राउंड नोड है, जिनके दरमियान में ये वाली वायर पाई जा रही है, जिसमें सिर्फ एक यानी कि वोल्टेज सोर्स मौजूद है। सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स यानी उस वायर में होना चाहिए, और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर रेजिस्टर लगा हुआ तो फिर वो सुपर नोड नहीं बना पाएगा। तो लिहाजा इन दो नोड्स के दरमियान में ये वोल्टेज सोर्स तो लगा है, लेकिन इनमें क्या हुआ है जी, इनमें से एक की वैल्यू मुझे पता है, तो लिहाजा इसके ऊपर सुपर नोड की बाउंड्री तो नहीं ड्रा होगी, लेकिन हमें क्या होगा, हमें इसकी इक्वेशन लिखने का मौका मिलेगा, जिससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू, और यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है V3 की वैल्यू मिल रही है। अब हम इसको लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, बिकॉज हमें यहाँ से एक नोड वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई है, और यहाँ पे भी चले मैं मेंशन कर देता हूँ 12 वोल्ट। ठीक हो गया जी। अब देखें, यहाँ पे एक ऐसी वायर भी मौजूद है इस सर्किट के अंदर, जो कि ये आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे दो नोड्स हैं और उनके सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, चाहे वो डिपेंडेंट है, और क्या है जी कि वो दोनों अननोन वोल्टेजेस हैं। जब दोनों अननोन होते हैं ना, तब जाके वहाँ पे सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा होती है। यानी वो क्या करती है कि अपने जो दो नोड्स हैं जिनके सेंटर में वो वायर पाई जा रही है, उन दोनों को अपने अहाते में ले लेती है, लपेट में ले लेती है, ऐसे उसकी बाउंड्री ऐसे ड्रा हो जाती है। तो ये उसने बाउंड्री ड्रा कर दी। अब जिस वायर की वजह से सुपर नोड की टेक्निक लग रही है ना, उस वायर की पहले इक्वेशन हम लिख लेंगे, उसका निचोड़ लिख लेंगे, बाद में सुपर नोड की बाउंड्री के ऊपर KCL लगा के एक इक्वेशन बनाएंगे। ज़रा गौर से देखिएगा। पहले नंबर पे कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी, जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं। जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू जो कि 3 टाइम्स ऑफ IX है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -V1 + V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IX है ना, 3 इंटू IX की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है V4 - V2/6। ये हमने लिख के रखी हुई है। ये देखें 3 1s are 3 2s are 6। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये काम है, सीधी सी बात है। -2V1 बन गया, ये +2V2 बन गया, और उधर देखें ये V4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी मैं इधर डिलीवर कर रहा हूँ उनको, और ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 रह जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, तो देखें -2V1 है, फिर है हमारे पास 2V2 और +V2 3V2, और ये -V4 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन अभी तक की। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस सुपर नोड के ऊपर KCL लगाना है। देखें आपके सामने लगाऊंगा, मसला नहीं होगा, आपको सारी समझ आएगी। अप्लाई KCL एट सुपर नोड, ये आपने लिख लेना है। ठीक है जी, यानी कि हम सुपर नोड के ऊपर KCL लगा रहे हैं, ये आपने ऊपर लिखना है, अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो बच्चों सुपर नोड के ऊपर KCL लगा रहे हैं। KCL होता क्या, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। KCL असल में बच्चों कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी कि एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो यानी हमने इज इक्वल टू की एक साइड पे लिविंग करंट्स लिखनी है, एक साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखनी है, जैसा कि KCL का कहना है। तो मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ। ठीक है जी। और जिस वायर की करंट का आपको नहीं ना पता होता, वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगा के उस वायर की करंट का उस करंट की इक्वेशन लिख लेते होते हैं। अब ये देखो, इस नोड के घेरे में टोटल कितनी वायर्स आ रही हैं सुपर नोड के घेरे में, एक ये वाली है, 2, ये 3, ये ऊपर वाली 4, उसके बाद ये नीचे वाली 3, 4 के बाद 5, ये 6 और ये 7 वायर्स हैं, जिनमें से एक वायर का निचोड़ हम लिख चुके हैं, ये जो सेंटर में आ रही थी इसका निचोड़ लिख चुके हैं। तो इसको छोड़ के जो बाकी की पीछे 6 वायर बचती है ना, उन 6 की 6 वायर्स की आपने करंट्स लिखनी है। तो देखें पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ। तो ये देखें सुपर नोड की जो बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंग ये एक एंटरिंग करंट है, इस नोड के अंदर एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो लिहाजा एंटरिंग करंट मैंने जैसा कि बताया इस साइड पर हमने लिखना है। उसके बाद मैं ये नीचे वाली वायर्स की करंट लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इस वायर की करंट का पता कौन नहीं, तो मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाने लगा हूं। मैं यहाँ से करंट को लीव करवा दूंगा। तो बच्चों जिस नोड में से आप करंट को लीव करवाते हो ना, यानी जिसके ऊपर KCL लगा रहे होते हो, असल में उसी में से लीव करवाते हो। तो इस नोड में से मैंने एक करंट को लीव करवाया, तो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिख देना। ठीक है जी।
और वो जो करंट है वो लीव करके किसी दूसरे नोड में एंटर कर रही होगी। आगे उसके वोल्टेज आपको लिखने पड़ेंगे जिस नोड में वो एंटर करेगी। अब ये देखें जाके एंटर करेगी ग्राउंड नोड में, तो आगे उसके वोल्टेज लिखे और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आपने बटे में लिखती, ठीक है जी। अब उसके बाद ये ऊपर वाली वायर आ जाती है, तो ऊपर वाली वायर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक लिविंग करंट है। देखिए इसमें से बाहर जा रही है इस नोड में से, तो लिहाजा उसको भी इसी साइड पर लिखा जाएगा +2Vx। और अब हम आ जाते हैं इस साइड पे, क्योंकि वहाँ की तीनों वायर्स कवर हो गई वो वाली, और इस साइड की 3 वायर्स रह गई। अब देखें इस वायर की भी मुझे जो तीनों वायर्स नज़र आ रही हैं, तीनों की मुझे करंट्स का कोई नहीं पता। ये एक अननोन वैल्यू है, इसको हम मेंशन नहीं कर सकते। हमने उसकी फिर लिविंग करंट फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने इक्वेशन बनानी है। तो देखें पहले मैं ये नीचे वाली वायर की करंट लिखता हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से एक करंट को बच्चों लीव करवाता हूँ, तो जिस नोड में से करंट को लीव करवाया उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखती है, जाके ये जीरो में एंटर हुई, नोड टू नोड मूवमेंट हो गई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में लिखती गई। उसके बाद मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी वही चीज़, यानी एक करंट को लीव करवाया V2 माइनस जाके ये V3 में एंटर हुई, उसकी वैल्यू मैं बच्चों लिख रहा हूँ जो मुझे मिल चुकी हुई है, ठीक है जी, -12, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में लिखते। उसके बाद ये लास्ट में प्लस, ये ऊपर वाली वायर की बारी आती है, तो इसकी भी करंट का नहीं पता हमें, ये एक अननोन वैल्यू है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना, लिविंग करंट फार्मूला ही लगाना। मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिखूंगा V2 माइनस V4 आ जाएगा, ठीक है जी, ओवर 6, V2 माइनस V4/6। काफ़ी छोटा लिखा जा रहा है तो माजरत, लेकिन ये हर जगह काम पड़ गई है, क्योंकि इज इक्वल टू मैंने पहले ही लगा के रखना होता है आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसका एलसीएम यार निकालना पड़ेगा, कोई एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से ये सारे बटे कैंसिल हो रहे हों, मुझे निकाल लेने दीजिए, ठीक है जी, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो बच्चों इसका एलसीएम बनता है 120। अब एलसीएम तो आपको यार लेना आता ही होगा, अदरवाइज़ मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी कि मुझे कोई तरीका मिल जाए जिससे आप कैलकुलेटर के ऊपर ही एलसीएम निकाल पाएँ, ठीक है। अगर वो मुझे मेथड मिल जाता ना तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, इसी अपनी प्लेलिस्ट में वो वीडियो रख दूंगा, जो यानी कि एलसीएम जैसे लिया जाता है वो आपको पता चल जाएगा कैसे कैलकुलेटर पर एलसीएम ले सकते हैं। अभी तो मैं अपने मतलब के माइंड से ले रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है, पर मैंने स्टडी किया हुआ है छोटी क्लासेस में। तो मल्टीप्लाइंग बाय 120, ठीक है, जिसका एलसीएम 120 है, तो 120 से ज़रब दूँ तो इनके बटे कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जब 120 ज़रब खाएगा तो 5 24 बार 120 होता है, जितना मुझे पता है जी, बिल्कुल। यानी कि क्या होगा जी, 5 एक बार 5 24 बार 120, तो 24 ऊपर ज़रब खा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब हम ज़रब करवाएंगे, सीधी सी बात है यार, देखो ये है ही सिंपल 2Vx, तो 2Vx से जब 120 ज़रब हुआ तो 120 दो बार कितना होता है, 240 होता है। तो 240 इंटू Vx की यार वैल्यू पुट करते हैं, क्या हमें मिली थी, ये देखें -V2, तो ये उसकी जगह पुट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये जो आगे नज़र आ रहा है V2/3, इसके साथ जब 120 ज़रब होगा तो 3 एक बार 3 4 बार 12 और 0, यानी 40 बार, 3 40 बार 120 होता है, 40 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे इसके साथ जब 120 ज़रब होगा तो 8 एक बार, और 120 को चले यार मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ 8 से कैलकुलेटर पे, 15 बनता है, 15 ऊपर ज़रब खा जाएगा बच्चों, 15 V2, फिर 15 -12 से ज़रब खाएगा तो कितना बनता है, 15 ज़रबे 12 ही करके देखता हूँ, 180 बनता है। तो वो देखो बच्चों वो बनेगा -180, ठीक है जी। -180 को जब मैं इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लेके जाना चाहूँगा, देखें बन रहा है इस साइड पे कितना, -180, दूसरी जानिब जाके हो जाएगा +180, ठीक है जी। और हम ज़रब किससे दे रहे हैं, 120 से। जब ये जो 3 यहाँ पे इस साइड पे 3 पड़ा हुआ है, उसको मैं पहली ज़रब देना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इस 3 को जब हम 120 से ज़रब देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा, तो इसमें +360 हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने इस 3 को पहली ज़रब दे दिया 120 से इस साइड पे, और इधर जो 12 था उसको यहाँ पे जो उसका एलसीएम वगैरह बना 15 बना, 15 से 12 को ज़रब दी, 180 आया मेरे पास, तो 180 को उठा के दूसरी जानिब लेगा, ठीक है। ये मैंने असल में यहाँ पे किया। अब ये देखें, अब यहाँ पे 120 जब इसके साथ ज़रब खाएगा, ये इस इक्वेशन के साथ, 6 एक बार 6 2 बार 12, 20 बचेगा, 20 ऊपर ज़रब खा जाएगा, तो 20 V2 और ये आ जाएगा -20 V4, और ये आप मेरे ख्याल में दूसरी इक्वेशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखें सारे इकट्ठे करते हैं V1 वाले पहले नंबर पे, V1 है ये एक यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट नंबर पे हम V2 को वेरिएबल्स को, ये देखो ये है -240 V2 बन रहा है। उसके बाद उसमें +40 होगा, -240 +40, फिर +15, फिर +20 है। तो इनको ओवरऑल देखा जाए ना बच्चों, ये मैंने कैलकुलेटर पे ओवरऑल इनके कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं, तो मुझे जो मिल रहा है वो है -165 V2, और V4 इसमें है ये एक। और इस साइड की बात करूं तो 180 जमा करके देख लेते हैं 360 में,
540। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब जितने वेरिएबल्स होते हैं तकरीबन आपको उतनी ही इक्वेशंस बनानी होती हैं। तो ये अभी 2 इक्वेशंस बनी हैं, 3 वेरिएबल्स अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लिहाजा तीसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी? इस नोड V4 की मदद से, ये चौथे नोड की मदद से। इसके ऊपर अब आप KCL लगाओगे, अप्लाई KCL एट नोड 4। ठीक है जी। तो वही चीज़ द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, वो आपने लिख लेना है, अप्लाई KCL एट नोड V4। तो देखो बच्चों यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली और एक ये ऊपर वाली है। तो मुझे तीनों के अंदर जो है सिर्फ एक वायर की करंट का पता है, वो भी एक लिविंग करंट है। तो मैं पहले इसी वायर की चलें करंट लिख लेता हूँ। तो वो इस साइड पर लिखी जाएगी क्योंकि लीव कर रही है इस नोड में से। उसके बाद प्लस, अब मैं इस वायर की करंट को लिख लेता हूँ, वही लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवाया, V4 माइनस जाके इसमें एंटर हुई तो V4 माइनस V3 यानी कि V4 माइनस 12 लिख लेते हैं। और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही है वो बटे में लिख दी जाएगी जो कि 4 है। ठीक है जी। उसके बाद ऊपर वाली वायर की बात करता हूँ, तो वही वहाँ पे भी वही लिविंग करंट फार्मूला, V4 माइनस V2/6, V4 माइनस V2/6। अब इस इक्वेशन को ना थोड़ा सिंप्लीफाई बनाएं, एलसीएम से ज़रब वगैरह करवा के, इज इक्वल टू में आ जाएगा 0 अभी के लिए। इसका एलसीएम देखें साफ नज़र आ रहा है बच्चों, हमारे पास 12 बनता है। 12 एक नंबर है जिससे ज़रब देने से इसके बटे कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब इस 4 के साथ 12 ज़रब खाएगा तो 48 आ जाएगा ना आपके पास, तो ये आ गया 48। यहाँ पे जब 12 ज़रब हुआ, 4 एक बार, 4 3 बार, 12 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे जब 12 ज़रब खाएगा, 6 एक बार, 6 दो बार, 12 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। और इज इक्वल टू में तो है ही 0, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। ये आपके पास इक्वेशन ऐसे उभरती हुई नज़र आ रही है। अब इस इक्वेशन में ज़रा देखें, V1 का वेरिएबल है ही कोई नहीं। तो तीनों इक्वेशंस में आपने अभी तक 2 इक्वेशंस जो देखी हैं उनमें V1 का वेरिएबल था। इसमें अगर नहीं है ना तो उसकी जगह 0 V1 मेंशन कर दे ताकि आपको बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने में आसानी हो। ठीक है। उसके बाद देखें V2 का वेरिएबल, तरतीब सेम रखनी है ना। फिर V2 का इसमें है ही एक, तो उसको आगे दूसरे नंबर पे लिखें। फिर V4 का देखें 3 और 2 5। ठीक है जी। अब ये देखें 48 में से 36 माइनस हुआ तो पीछे रह गया 12, 12 उधर आके -12 बन गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इसको लिख रहे हैं आपके सामने मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चों कैसे लिखा जाता है, पहले हमने ना इनके लिखने होते हैं, ये जो तीनों इक्वेशंस होती हैं ना उनके साथ जो वेरिएबल्स के साथ कॉन्स्टेंट्स लिखे होते हैं जिन साइंस के साथ, वो आपने 1 बाय 1 हर इक्वेशन के लिखने होते हैं। देखिए पहले नंबर पर मैं इक्वेशन 1 का लिखने लगा, -2 फिर 3 है फिर -1 है। तो ये आ गया -2 -3 सॉरी +3 है, +3 फिर -1। ओके हो गया। उसके बाद फिर दूसरी इक्वेशन ये वाली आती है, 24 है, फिर -165 है, फिर है जी -20। फिर ये तीसरी इक्वेशन आती है, 0 है, -2 है, फिर 5 है। अब इनके वेरिएबल्स जो हैं उनको कॉलम वाइज आपने एक तरतीब से लिखना है। पहले V1 है, फिर V2 है, फिर V4 है। ठीक है जी। फिर इज इक्वल टू में इज इक्वल टू वाले नंबर्स आपने लिखने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 0 है, सेकंड इक्वेशन में 540 है और थर्ड इक्वेशन में आपका -12 है। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे पुट करके सॉल्व करके आपको इनके आंसर्स डायरेक्ट बताऊंगा। आपने अगर इसका मेथड देखना है कैसे कैलकुलेटर पे पुटिंग और इनको सॉल्व किया जाता है तो आप जाके हमारी एग्जाम्पल 3.1 की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने इस चीज़ को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कैलकुलेटर यार देखो इजी कर देगा, वैल्यूज़ दे देगा। ये 1 बाय 1 उसने दी हुई है, V1 की, फिर V2 की, फिर V4 की, उसी तरतीब से जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं। V1 की वैल्यू ये जो दे रहा है वो है -3.04 या 05 कह लो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी। ये देख सकते हो -3.046 कह रहा है तो 05 बन जाएगा ना अप्रॉक्सीमेटली। आगे V2 की उसने वैल्यू दी हुई है, वो देखें कितनी दे रहा है, -3.2 या 3.3 ही लिख लो इसको। और लास्ट में इसने V4 की वैल्यू दी हुई है नीचे, वो देखें कितनी है, -3.7 सिंपल। ठीक है जी। और यहाँ पे लास्ट में यार आपने ये भी काम एक कर देना है अपने चेकर के लिए कि V3 की वैल्यू एक दफ़ा फिर से नीचे मेंशन कर देनी है। वो 12 आई थी हमारी, वो देखें वो हमने मेंशन की हुई, तो यहाँ पे भी मेंशन कर दें। बस आपने अपना काम डन कर दिया, यहीं पे स्टॉप करें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें पेपर का। और यहाँ पे हमें भी इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।